जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसराइल की और सीरिया की। दोस्तों अभी सीरिया में आपने देखा होगा किस तरीके से बशर अल असद की सरकार चेंज होती है। दोस्तों वहां पे जो इतने सालों से सीरिया को वो अपने सत्ता हाथ में रख रहा था विद द हेल्प ऑफ रशियन मिलिट्री, पुतिन ने उसकी बहुत मदद की। इतने सालों तक सीरिया में अपना झंडा गाड़ खूटी गाड़ के वो बैठा हुआ था। अब दोस्तों अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि वहां पे रातों रात तख्ता पलट गया और बशर अल असद को अपनी फैमिली के साथ सीरिया छोड़ के रशिया भागना पड़ा। तो दोस्तों चलिए उसमें शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों वहां पे एक आतंकवादी संगठन अचानक से सबके पास में हथियार आ जाते हैं, लेटेस्ट वेपन्स आ जाते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ जाती है, सैटेलाइट के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है और ये कहा जाता है कि अलेप्पो जो शहर है सीरिया का वो अब बशर अल असद के हाथ से निकलने वाला है। और 24 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि ये जो आतंकवादी संगठन था उसने कंट्रोल कर लिया। अब कहा यह जा रहा है मीडिया पोर्टल्स के तहत, वहां पे जो वेस्टर्न मीडिया आप तो जानते ही हैं कि रिबल ग्रुप्स ने, सीरियन रिबल ग्रुप्स ने सीरिया को बशर अल असद की रिजीम से छुटकारा दिलाया सीरियन लोगों को। वेस्टर्न मीडिया भाई हो ही सकता है। अब फिर होता है क्या है दोस्तों, इसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, HTS के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो संगठन है जिसने बशर अल असद की सत्ता को निकाल फेंका। अब दोस्तों वहां पे लोग नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि चलो। और इसमें ये सच बात है, कुछ जो ISIS के जो पुराने आतंकवादी संगठित लोग थे वो लोग भी थे और जो सीरियन आर्मी के खिलाफ में जो सीरियन रिबल फोर्सेस थी उन लोगों ने सबने मिलके ये युद्ध लड़ा था। अब दोस्तों इजराइल ने कल रात को कहा जा रहा है कि 450 से 500 मिसाइल मारी है सीरिया में और उनकी जितनी भी नेवल फ्लीट थी दोस्तों, शिप थी, सब तोड़ दिया। पूरी उनकी जो पोर्ट था दोस्तों, वहां पे पोर्ट में ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल मार के दोस्तों उसको उड़ा दिया। अब दोस्तों लताकिया और अल बेइडा नाम की एक जगह है दोस्तों, वो पोर्ट है वहां पे सीरिया में, जहां पे इजराइल ने मार के उनकी पूरी शिप को उड़ा दिया, नेवल शिप्स, क्योंकि बशर अल असद चला गया वहां की गवर्नमेंट को छोड़ के। तो उनके गवर्नमेंट के जितने भी हथियार के जखीरे थे दोस्तों, वेयर हाउसेस थे, पोर्ट्स थे, तो वो इजराइल ने निपटा दिया। क्यों पता है? अब इजराइल काफी टाइम से चाहता था कि बशर अल असद यहां से निकल जाए, क्योंकि वो ईरान का पट्टा पहन के ईरान को काफी मदद करता था, जिसकी वजह से आज तक हिजबुल्लाह और हमास जीवित थे। इतने सालों से वो इजराइल को तंग कर रहे थे। तो वो जानता था कि इजराइल को अगर ईरान को अटैक करना, ईरान के दोनों हाथ काटने हैं, तो सीरिया में बशर अल असद की सरकार जाना जरूरी है। इसके लिए इजराइल ने अमेरिका के साथ में मिलकर क्या प्लानिंग की होगी, इजराइल का इसमें हाथ तो कब पूरा दिख रहा है, लेकिन की है क्योंकि ये जरूरी था। लेकिन इजराइल ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि आज को बशर अल असद को हटाने के बाद में ये जो HTS संगठन है, इसने जब ओवरटेक किया है तो कल को ऐसा ना हो कि ये हमें ही आगे दिखाया। इसलिए इजराइल क्या कर रहा है कि उसने ये सारे पोर्ट को तहस नहस करके, भाई फोर्ट में वीडियो नहीं दिखा सकता, यहाँ पे स्ट्राइक आ सकती है इसलिए, लेकिन मैं फोटो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए। पूरा तहस नहस कर दिया दोस्तों, जहां पे एक छोटी नाव भी नहीं है, जो नाव भी बोलते हैं ना, छोटी नाव भी वहां पे नहीं बची है। 350 से 500 मिसाइलें मारी है, कोई 350 बोल रहा है, कोई न्यूज चैनल बोल रहा है 450, कोई बोल रहा है 500 से ऊपर। तो हम लोग चलिए मान के चलते 350 से 500 मिसाइलें इजराइल ने मार के उसको फोड़ दिया। अब दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू क्यों ये कर रहा है? ये रीजन एक तो मैंने आपको बताया कि वो नहीं चाहता कि कल को यही लोग आगे दिखाए, तो उससे पहले उनको पहले से ही पावरफुल मत रहने दो। दूसरी बात यह है, जितने भी वेयर हाउस में उसके पुराने हथियार ये सब थे उसको भी तहस नहस कर दिया इजराइल ने। तीसरा स्ट्रेटेजी की है दोस्तों कि इजराइल के पास है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स एक पहाड़ी ऊपर का इलाका, हिल है, पहाड़ी है। इजराइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जाता है, क्योंकि इजराइल यहां से 3 कंट्री पे जो इसके बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पे नजर रख सकता है। तो इजराइल ये लोकेशन तो जाने नहीं देगा। और इजराइल के
इस गोलन हाइट्स के आगे में जाके जहां पे बॉर्डर फेंसिंग है वहां से 10 किलोमीटर का ना बफर जोन है। तो इजराइल अब ये चाह रहा है कि बफर जोन को पहले से कवर कर लो ताकि ये जो एचटीएस ग्रुप है ये लोग आस्ते आस्ते दमिश्क की तरफ ना आ जाए। दमिश्क एक बार गिरा, दमिश्क का फॉल वैसे हो ही चुका है, लेकिन दमिश्क के बाद में ये 25-30 किलोमीटर का फासला है खाली गोलन हाइट से, 30-40 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर का। तो आज की डेट में 30-35 किलोमीटर किसी भी आर्मी को मूव करने के लिए बड़ा टाइम नहीं लगता, चाहे वो टैंक के हिसाब से हो, चाहे वो उसके पूरे ट्रक के हिसाब से हो, कैसे भी। तो इजराइल पहले से सुनिश्चित कर रहा है कि वो लोग के यहाँ आने से पहले हम जितना भी बफर जोन है उसको खाली समथल करके पूरा निपटा के जितना हो सके जगह को अपने अंदर कर लो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपनी रैली के टाइम, जब इलेक्शन होने की वाली जब थी उसके ठीक पहले एक रैली के दरमियान उसने कहा था कि इजराइल बड़ा छोटा लगता है, इजराइल, मैं चाहता हूं कि ग्रेटर इजराइल बने, इजराइल अपना विस्तार करे, अखंड इजराइल, बढ़ता इजराइल। छोटा लगता है आज की डेट में नक्शे में, तो मैं चाहता हूं कि इजराइल इतना बड़ा हो जाए कि पूरे वर्ल्ड के नक्शे में हाँ ग्रेटर इजराइल बन के उभरे। अब दोस्तों, सीरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है मेरे हिसाब से इजराइल के द्वारा। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। सब अपना अपना अंदाजा क्या हो सकता है इस पे कर रहे हैं, मैं भी अपना ही अंदाजा दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि हो सकता है कल को सीरिया में जो ये नई रिजिम आई है, अभी इस रिजिम के साथ इजराइल जब भी नेगोशिएशन टेबल में बैठे ये बोलते कि एक काम करो भाई, गाजा के जितने भी लोग अब बचे हुए हैं उनको इधर ले लो, वो एरिया मैं ले लेता हूं, तब तुम्हारा सीरिया भी रहेगा पूरा, या फिर हम अपनी तरफ से थोड़ा सीरिया का एरिया जो है वो भी विस्तार करेंगे, और गाजा का तो आपका खैर बनता ही नहीं है बात करने का। भाई नेगोशिएशन टेबल में इजराइल भी बैठेगा ना, तो इजराइल अपनी बात करेगा। अगर गाजा को पूरा शिफ्ट कर दिया जाता है इधर, तो इजराइल के लिए बल्ले बल्ले पूरा गाजा बन जाएगा इनका। तो ग्रेटर इजराइल तो इनके पॉइंट में है और करने वाला भी है नेतन्याहू। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जब कहा था कि ग्रेटर इजराइल बनने चाहिए, तो आप लिख के मैं दे देता हूं आज की डेट में कि ये 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप के होने वाला है ना, और डोनाल्ड ट्रंप भाई इतने प्रो इजराइल प्रेसिडेंट रहे हैं, पूरे अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो इतने प्रो इजराइल है, और इजरायली इनको इतना प्यार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एम्बेसी हटा के जेरूसलम में लाई थी, और इजराइल को इन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है ताल ठोक के हर जगह से। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर आने वाला है वो इजराइल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी बीच में इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल करेगा ही, ये उसके एजेंडा में है दोस्तों। और नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि हम पूरी तरह से अपनी साख बढ़ाएंगे, अपनी एरिया बढ़ाएंगे, ग्रेटर इजराइल की तरफ हम लोग देख रहे हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। मिडिल ईस्ट का नक्शा हम चेंज करके रहेंगे, ये कह दिया है नेतन्याहू ने। अब दोस्तों, मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज करना मतलब आप समझ जाइए कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, और नेतन्याहू ने पूरी फील्डिंग अभी से तैयार करके रखी है। कल जो उसने शक्ति प्रदर्शन रात को किया ना दोस्तों, कल जो ये मिसाइल मार के सीरिया के नेवल फ्लीट को खाली गायब कर दिया, पूरी की सारी जीरो कर दी। बचे कुछ थे उनके पास में, ज्यादा कुछ नहीं था कि ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, जर्मन, यूरोपियन, मतलब और किसी कंट्री की तरह उनका नहीं था, लेकिन जो भी था इजराइल के लिए थ्रेट था, तो इजराइल ने पूरा निपटा के जीरो कर दिया उसको। जितने भी गवर्नमेंट के पुराने वो जो भाग गई वहां की आर्मी, तो वहां के जितने भी छोड़ के गए थे वेयर हाउसेस सबको उड़ा दिया हथियारों के। अब बात करते हैं हमास और हिजबुल्लाह का इसमें कनेक्शन। दोस्तों, बशर अल असद जो बंदा था वो था शिया मुस्लिम, ठीक है। ईरान उसको बहुत सपोर्ट करता था, और ईरान के दोनों हाथ थे हिजबुल्लाह और हमास। हौती भी है, लेकिन हौती उतना उड़ नहीं सकता, तो हौती जो यमन का है उसको अगर अब हमास और हिजबुल्लाह के दम पे ये हौती उड़ रहे थे, ठीक है। हौती जबकि ज्यादा है नंबर्स में,
लेकिन हouthi उतना सरदर्द नहीं है इसराइल के लिए। तो इसराइल जानता है कि ये दोनों जब तक मेरे आसपास में है, हिजबुल्लाह और हमास, इसराइल के लिए हमेशा सरदर्द बन के रहेंगे। तो इसराइल ने क्या किया, पहले हमास को तोड़ के व्हील चेयर में सुला दिया, इसको लिटा दिया पूरा आईसीयू के बेड में। हमास आज की डेट में एक मिसाइल मारने के पहले भी ना 50 बार सोचता है, क्योंकि वो एक मारता तो इसराइल 10 को मारता है। अब बचे ही कहा है हमास के आतंकवादी, सब निपट के इतने से एरिया में आ चुके हैं दोस्तों। पूरा गाजा आज की डेट में इतना था, इतना आ गया, इतना में सबको निपटा रहा है वो इसराइल। अब कह दिया कि ज्यादा उछलोगे तुम लोग तो ये पूरे एरिया में 2-4 मिसाइल मार के पूरा एरिया ही खाली कर देंगे, इसलिए अभी ये लोग उछल नहीं रहे, हालत खत्म है, हमास खत्म हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन हिजबुल्लाह की देखे तो हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर, पेजर एक्टिविटी, ये सब करके इसराइल ने काफी हद तक हिजबुल्लाह को भी खत्म कर दिया। अब टॉप कमांडर ही नहीं रहते, हिजबुल्लाह को बनाने में संगठन काफी टाइम लग जाएंगे, 5-10 साल पीछे चली गई है हिजबुल्लाह। लेकिन हिजबुल्लाह को खाद, पानी, हथियार कहां से आते थे? ये आते थे सीरिया से। बशर और असद की सरकार थी जिसको रशिया प्रोटेक्शन दे रहा था, और रशिया के साथ ईरान के टर्म्स अच्छे हैं, इसलिए वो सीरिया में अपने प्लेन भेजता था, हथियारों के जखीरे, जो कि लेबनान बॉर्डर होते हुए, सीरिया लेबनान बॉर्डर होते हुए वो घुस जाता था हिजबुल्लाह के पास, और हिजबुल्लाह उसको यूज करता था इसराइल के अगेंस्ट। तब इसराइल ने क्या किया कि ये सारे वेयर हाउसेस को भी सीरिया में उड़ा दिया था। अब बशर अल असद ही नहीं रहा, तो जो नई रिजिम आई है उसका नाम है दोस्तों HTS, हयात तहरीर अल शाम, मैंने जो आपको कहा। अब दोस्तों ये जो बंदा है नया, उनकी तरफ से जो रिजिम चेंज है, उसको एक बंदे को चूज किया है सीरिया में कि आप 1 मार्च 2025 तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे सीरिया के। उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद अल बशीर। ठीक है, अब ईरान इतना बौखला गया है कि मेरा बंदा अगर वहां पे रहेगा नहीं तो मैं हिजबुल्लाह को बाकी सब माल मसाला पैसे कैसे भेजूंगा। तो हमास खत्म हो गया, हिजबुल्लाह पूरा कमर टूट गई है हिजबुल्लाह की भी, और सीरिया में भी सरकार बदल गई, तो खामिनी अभी दांत पीस रहा है। अब सिया को हटा के वहां पे बैठा दिया है, सुन्नी को ये कहा जा रहा है। अब दोस्तों ईरान कह रहा है कि भाई ये अमेरिका और इजराइल की, या यहूद और अमेरिका की साजिश है। तो भाई ये तो सबको पता है, इजराइल खुद कह रहा है, अमेरिका भी खुद कह रहा है उखाड़ लो हमारा। हमने तो किया ही है रिजिम चेंज। अब तो अमेरिकन आर्मी भी वहां पे सीरिया में डिप्लॉय कर रही है, अमेरिकन आर्मी भी भाई, एयरफोर्स भी वहां पे बॉम्बिंग कर रही है सीरिया में। और ये ढका छुपी बात नहीं कर रहा मैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस है, उनको भी पता है कि पुराने गवर्नमेंट में बशर के लोग कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ इनके हथियार है। तो वो लेटेस्ट वेपन्स जो गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए उसको खत्म कर रही है अमेरिका और इजराइल मिलके। तो ईरान बहुत वीक हो जाएगा भाई इससे। अब उनका कमांड मुझे नहीं लगता, ये जो दादागिरी पूरे मेडिटेरियन में चला के, मिडिल ईस्ट में चला के रखता था ना ये, तब इसका ताकत आधी खत्म हो गई। और सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, आपके कतर, ये सब यही चाहते हैं कि भाई ईरान के पास इतनी ताकत ना रह जाए कल, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री होके ये हम लोगों पे आए दिन ड्रोन दिखाता था, ये हिजबुल्लाह और हमास के बल पे और हौती के बल पे हम तीनों के सर पे सरदर्द बन के रहता था। आज इजराइल सबको निपटा रहा है, तो सऊदी, यूएई सब सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। ईरान बौखला गया। इराक में भी बहुत सुन आपको नया चमत्कार दिखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ईरान की वहां पे भी नहीं चलेगी, इराक के अंदर भी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब इराक में भी एक थोड़ा सा चमत्कार दिखाने के लिए। अब दोस्तों मैंने तो ये बात कर ली कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो ये थी पूरी स्टोरी। बशर अल असद चला गया है रशिया, उसकी फैमिली के साथ में। पुतिन अभी इतना इन्वॉल्व होके नहीं उसको बचा पाया, क्योंकि वो खुद अभी यूक्रेन वॉर में बिजी है। इजराइल को उस दरमियान एक मौका मिल गया कि भाई ये लोग दमास्कस होते हुए यहाँ तक विस्तार करे, उससे पहले जो बफर जोन है गोलान हाइट्स का, उस पे पूरी एकदम तैयारी करके बिछा दो अपनी लड़ियां और खुटा गाड़ दो। इजराइल को बढ़ाने का समय आ चुका है। अब तब हम इसके साथ बात करेंगे कि या तो गाजा खाली करवाओ भाई,
या सीरिया में हम थोड़ी जमीन ले लेते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो आज की डेट में इजराइल अपनी गेम बहुत सही तरीके से खेल रहा है, लेकिन इजराइल ये भी सचेत है कि कल को यही जो संगठन है जो आज सीरिया में दखल की हुई है, सीरिया में जो दखल करके आया है, वो कल को हमें ही आंख ना दिखाए, इसलिए उसको इतना भी पावरफुल मत होने दो। तो इजराइल जानता है कि अभी अपना जितना हो सके स्ट्रेटेजिकली अपना बढ़ाओ, सफाई करो अभी, फिर डोनाल्ड ट्रंप को आने दो, फिर 4 साल के अंदर में आप ग्रेटर इजराइल होता हुआ देखेंगे। आज ये बात आप लिख के रख लीजिए, हम लोग इस पे बात तो करते रहेंगे, कोई भी नई स्ट्रेटेजी अपडेट्स आती है इस पे तो इस पे चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। आज सुबह मैंने एक राहुल गांधी पे वीडियो बनाया था, तो प्लीज आप वो देखना मत भूलिएगा दोस्तों, आपको बड़ा मजा आएगा। और दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, इजराइल के खिलाफ जो ये ईरान स्ट्रेटेजी कर रहा था, ये इजराइल को क्या हरा पाएंगे। इजराइल हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी 5 गुना आगे लेके चलता है, वो जो सोचता है सामने वाला दुश्मन उससे आगे ही सोचता है इजराइल। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इजराइल ने सही किया नहीं, आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे भाइयों। जय श्री राम सभी सनातनियों को, जय हिंद, वंदे मातरम।